करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उससे पहले एक और बात है कि विशेषण अपने स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले है या बाद में है, उस आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण, जो संज्ञा आदि से पहले लगा हो। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, यहाँ लिखा है सफ़ेद हाथी, तो हाथी संज्ञा है, उससे पहले ये विशेषण है, तो ये हुआ उद्देश्य विशेषण। उसी प्रकार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बुरा आदमी, बड़ा मकान, इन सब में उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि विशेषण जो है वो उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आया है। ठीक है, विशेषण अपने विशेष्य से पहले आ जाए। और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ये विशेषण उद्देश्य का उल्टा होता है, यानी उद्देश्य पहले लगता है, ये संज्ञा आदि के बाद में लगता है। ठीक है, जैसे देखिए लड़का समझदार है, अगर उद्देश्य विशेषण होता तो ये समझदार इस लड़का से पहले लगता है, समझदार लड़का। लेकिन यहाँ पर विधेय विशेषण है, इसलिए लड़का समझदार है। या फिर ऐसे कहें कि विशेषण संज्ञा के बाद में लगा है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। उसी प्रकार शर्ट सफ़ेद है, संज्ञा के बाद में विशेषण है, इसलिए विधेय विशेषण। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला विशेषण, यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो इसकी सरल सी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द। अब इसके नाम से कंफ्यूज ना हो कि नाम तो गुणवाचक है, तो गुण दोष दोनों क्यों। गुण का अर्थ होता है फंक्शन, मतलब अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन बताता है वो गुणवाचक विशेषण। गुण का अर्थ यहाँ पर अच्छे गुण नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का गुण। अब जैसे उदाहरण है राम होशियार है, तो राम की विशेषता क्या है? होशियार है, और यह गुणवाचक विशेषण है। वह अच्छा आदमी है, गौरव आलसी है, रमेश चालाक है, तो इन सब विशेषणों में गुणवाचक विशेषण है। जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो कोई न कोई क्वालिटी बता रहा है, अच्छी हो या बुरी हो। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था या और उसके बाद है उत्तम अवस्था। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, मूल अवस्था में ऐसे लिखा जाएगा वह सुंदर है। उत्तर अवस्था में तुलना होगी 2 जनों में, राम श्याम से सुंदर है। और उत्तम अवस्था में यह होगा कि किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाएगा, सबसे अच्छा बताया जाएगा। अच्छा या बुरा जैसा भी हो, एक की तुलना अनेक से होगी, कई जनों से। तब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, वह सबसे सुंदर है, वह सबसे अच्छा है, वह सबसे बुरा है। यानी एक की तुलना समूह से होगी या एक से ज़्यादा से होगी, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। अब देखिए मूल अवस्था, यहाँ पर तुलना होती ही नहीं है। जो सबसे पहले वाली अवस्था थी, यहाँ देखिए ये मूल अवस्था, अरे यार क्या हो रहा है, ये मूल अवस्था, ये इसमें तुलना नहीं होती, सिर्फ एक ही संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम जो भी हो, संज्ञा से आप समझ जाएं विशेष्य है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो सिर्फ एक ही विशेष्य की यहाँ पर विशेषता बताई जाती है। सीधा सरल सा एक वाक्य होता है। उदाहरण देखिए, वह अच्छा है, यहाँ पर वह की विशेषता बताई गई सीधे सीधे। राम सुंदर है, राम की विशेषता। राधा लोकप्रिय है, ये उसकी विशेषता है। पवन सीधा लड़का है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर ना तो तुलना हो रही है, तुलना ना 2 जनों में हो रही है, ना एक की अनेक से तुलना हो रही है। यह है अपनी मूल अवस्था विशेषण की। फिर है उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में तुलना होती है, 2 के मध्य, 2 विशेष्यों में तुलना की जाए, वहाँ पर उत्तर अवस्था, विशेषण की उत्तर अवस्था होती है, गुणवाचक विशेषण की। राम लक्ष्मण से सुंदर है, ये सुंदर है, ठीक है। राम और लक्ष्मण में तुलना हुई, इसलिए यहाँ पर ये इसकी जो है बीच वाली अवस्था क्या बोलते हैं, मध्यम अवस्था, उत्तर अवस्था।
राधा मीना से लंबी है, राधा और मीना में यहाँ कंपैरिजन हुआ है, इसलिए उत्तर अवस्था। मैं तुमसे उच्च पद पर हूँ, यहाँ पर दोनों के पद की तुलना हुई। वह मुझसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर भी तुलना हो रही है दो जनों के बीच में, इसलिए यह उत्तर अवस्था है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि विशेषण की ये दोनों अवस्थाएं किस प्रकार काम करती है। मूल अवस्था में सिर्फ एक ही विशेष्य की विशेषता सीधी बता दी जाती है और उत्तर अवस्था में दो विशेष्यों के बीच तुलना की जाती है। इसके बाद है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में एक की तुलना अनेक से होती है। पशुओं में शेर सबसे ताकतवर है, यहाँ दो की तुलना नहीं है, सारे पशुओं और शेर की तुलना है। पूरी कक्षा में सरिता सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर पूरी कक्षा से सरिता की तुलना हो रही है या सरिता से पूरी कक्षा की तुलना हो रही है। मुकेश का घर सबसे बड़ा है, बाकी वाले घरों से मुकेश के घर की तुलना हो रही है। इसके बाद श्याम का व्यवहार सबसे अच्छा है, तो श्याम के व्यवहार की तुलना सबसे हो रही है। पूरे गांव में रमन सबसे भोला है, तो पूरे गांव के भोलेपन की तुलना रमन के भोलेपन से हो रही है। ठीक है, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण को। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, गुणवाचक से पहले ये पढ़ लिया था उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण पहले लगते हैं और विधेय विशेषण बाद में लगते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। खैर, उदाहरण तो आप अगर इंटरनेट पर ढूंढने लग जाएं, किसी किताब में ढूंढने लग जाएं तो बहुत सारे मिल जाएंगे। उदाहरण यहाँ पर मेरे थोड़ा लिमिटेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण लिख नहीं पाता। खैर, आगे देखिए। फिर हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ना शुरू किया। गुणवाचक वो होता है जो विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराए, यानी क्वालिटीज़ का बोध कराए, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो सामान्य हो, ना अच्छी ना बुरी। खैर, फिर हमने इसके उदाहरण देखे। राम होशियार है, गौरव आलसी है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूल, उत्तर और उत्तम। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। इन शब्दों के द्वारा समझिए। मूल अवस्था में सुंदर था, उत्तर अवस्था में से सुंदर हुआ, दो में तुलना हुई, और उत्तम अवस्था में सबसे सुंदर यानी सबसे तुलना। मूल अवस्था में तुलना नहीं होती, सिर्फ एक ही संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि राम सुंदर है और बाकी वाले ये उदाहरण। उत्तर अवस्था में दो विशेष्यों में तुलना की जाती है, यानी दो संज्ञाओं में तुलना होगी या दो सर्वनामों में तुलना होगी या एक संज्ञा या सर्वनाम में तुलना होगी, मतलब दो विशेष्य होंगे कुल मिलाकर। जैसे कि ये देखिए, राधा मीना से लंबी है, राम लक्ष्मण से सुंदर है, दोनों में तुलना हो रही है। और उत्तम अवस्था में एक की तुलना बाकी सबसे होती है। पशुओं में शेर सबसे ताकतवर है, पूरी कक्षा में सरिता सर्वश्रेष्ठ है और मुकेश का घर सबसे बड़ा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। जब दो में तुलना हो तो उत्तर, और जब एक की अनेक से तुलना हो तो उत्तम, और कोई तुलना ना हो तो मूल अवस्था। श्याम का व्यवहार सबसे अच्छा है, पूरे गांव में रमन सबसे भोला है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, वैसे कोई खास ये है नहीं, लेकिन गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण शब्द लिख देता तो ठीक रहता। तो जैसे मान लीजिए, अच्छा, बुरा, भोला, मजबूत, मुलायम, सख्त, सख्त या कठोर जो भी हो, और इसके अलावा पीला, सारे रंग जितने भी हैं। इसके अलावा ताकतवर, या फिर बूढ़ा, बूढ़ा अवस्था होती है, बुढ़ापा, उम्र, आयु, बूढ़ा, बच्चा, बच्चा तो नहीं कह सकते, बच्चा तो संज्ञा होती है। ये यहाँ पर पीलो नहीं लिखा है, पीला लिखा है, ऊपर वाली मात्रा यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है। खैर, बूढ़ा आदमी, और यहाँ पर छोटा, छोटा, बड़ा, जो भी हो। नाटा, नाटा यानी शॉर्ट, जिसकी हाइट कम हो उसको नाटा कहते हैं। लंबा, और इसके बाद हम लिख सकते हैं सुंदर। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सारे गुणवाचक संज्ञा में आते हैं।
इसके अलावा और भी काफ़ी शब्द होते हैं, जैसे भारी हो गया, भारी है तो हल्का हो गया, भारी और हल्का दोनों दोनों गुणवाचक हैं। इसके अलावा हो गया फुर्तीला, आलसी, बदमाश, शरीफ, छायादार, या फिर कोई कार होती है तो हम कार को कह सकते हैं प्रदूषण मुक्त। ये भी उसकी विशेषता है, यानी कि हर तरह की विशेषता हो सकती है। विशेषता का अर्थ अच्छी बातें ही नहीं होती, बुरी बातें भी होती है और सामान्य बातें भी होती है। और गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा, इन सब चीज़ों का जो है वर्णन होता है, या फिर इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें दिखे, रंग, रूप आदि, गुण, अवस्था, आकार, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण ही माना जाएगा। बाकी वाले विशेषण गुणवाचक से बिल्कुल अलग हैं। जब हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि गुणवाचक को पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि।